राजवीर जवाब देता है, मेरे ख्याल से अब तक तुम जान गए होगे कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, और अब यहाँ बात मेरे भाई की है, तो तुम जैसों पर भरोसा करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि शक्तियाँ पाने के लिए और तमाशा देखने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। उस अघोरी से बात करते हुए आज राजवीर बिल्कुल अलग लग रहा था। आज वो हंसमुख और हमेशा मस्ती करने वाला राजवीर नहीं लग रहा था। अघोरी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखता है और कहता है, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ ने अपनी शक्तियां देने के लिए रेयांश को चुना था, लेकिन तुम उसे धोखा देते आए हो। राजवीर कहता है, ये शक्तियां हमें विरासत में मिली थी, मैं इसे जाया नहीं होने दे सकता था, और आज मुझे अपना फैसला बिल्कुल सही लग रहा है। अघोरी कहता है, तुम अपने भाई से ज्यादा खतरनाक हो। वो अंदर से तुमसे ज्यादा नाजुक है, लेकिन तुम एक। अघोरी इतना ही कह पाया था, तभी राजवीर उससे कहता है, मैं यहाँ अपनी तारीफ सुनने नहीं आया हूँ, मुझे और भी काम है। ये कहकर राजवीर अपनी आंखों से अपनी बढ़ाई हुई हथेली की तरफ इशारा करता है। अघोरी कुछ देर सोचता है और फिर राजवीर के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। इसके बाद राजवीर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कोई मंत्र पढ़ने लगता है। ये देखकर वह अघोरी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। राजवीर अघोरी से कहता है, अब तुम जानते हो कि अगर तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो अघोरी गुस्से में गरजते हुए कहता है, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कई ज्यादा सालों तक मैंने साधना की है। अघोरी राजवीर को बताना चाहता था कि वो सब कुछ जानता है। राजवीर कहता है, मुझे बस एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे भाई की जान बच सकती है? राजवीर का सवाल सुनकर अघोरी के चेहरे के भाव में कोई फर्क नहीं आता। शायद वो जानता था कि राजवीर उससे यही सवाल करने वाला है। अघोरी कहता है, हाँ, एक तरीका है, लेकिन। ये कहते हुए वो रुक जाता है। क्या? राजवीर बौखलाहट के साथ कहता है। अघोरी जवाब देता है, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और शायद ऐसा करना गलत होगा। राजवीर बिना किसी झिझक के कहता है, चाहे कोई भी कीमत हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरा भाई जिंदा और सही सलामत चाहिए। ये सुनकर वो अघोरी राजवीर को कुछ बताना शुरू करता है, और राजवीर बड़े गौर से उसकी बातें सुनने लगता है। उसकी पूरी बात सुनकर राजवीर अपना हाथ वापस ले लेता है और अपने जैकेट के पॉकेट से कुछ बाहर निकालता है। वो एक छोटा सा बॉक्स था जो सफेद कपड़े से लिपटा हुआ था। राजवीर बॉक्स को उस अघोरी के सामने रखकर कहता है, अब हिसाब बराबर। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी अघोरी पीछे से कहता है, एक बार और सोच लेना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई इससे खुश होगा। राजवीर उस अघोरी की बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाता है, फिर बिना पीछे मुड़े और बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। राजवीर के जाने के बाद वो अघोरी राजवीर को जाते हुए देखकर कहता है, ऐसा करने के बाद तुम्हारा भाई ही तुम्हें मार देगा। ये कहकर उसकी नजर सामने रखे बॉक्स पर जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजवीर उस पहाड़ी से नीचे उतरकर जा ही रहा था, तभी अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। राजवीर का चेहरा झुका हुआ था और वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अपना सिर उठाकर एक पहाड़ी की तरफ देखता है और कहता है, वो यही है। ये कहकर राजवीर एक और पहाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। ये वही पहाड़ी थी जिस पर श्रेया सुसाइड करने के लिए गई थी। राजवीर उस पहाड़ी की चोटी पर जाकर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अब उसे उस साए की मौजूदगी
महसूस ही नहीं हो रही थी। वहां किसी को ना पाकर राजवीर वहां से जाने लगता है। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ पाया था, तभी उसे कुछ याद आता है और उसके कदम रुक जाते हैं। राजवीर के दिमाग में वो वक्त चलने लगता है जब श्रेया इससे पहले गायब हुई थी। उस वक्त श्रेया और अभिज्ञान रेयांश के आसपास ही थे, लेकिन अभिज्ञान की शक्तियों की वजह से रेयांश उन्हें देख नहीं पाया था। तभी राजवीर रेयांश को ढूंढते हुए वहां पहुंचा था। राजवीर ने वहां कुछ अलग महसूस किया था, लेकिन तब रेयांश की हालत इतनी खराब थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। राजवीर को अब बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो पीछे मुड़ता है और पहाड़ी की उस चोटी की तरफ देखते हुए कहता है, अगली बार तुम्हें कोई और तरीका अपनाने की जरूरत है। जैसे ही राजवीर की बात पूरी होती है, उसे एक बहुत डार्क एनर्जी फील होने लगती है। उस जगह पर जहां राजवीर को कोई नहीं दिख रहा था, अचानक से वो साया दिखने लगता है। श्रेया अभी भी उस पहाड़ी की चोटी पर बैठी हुई थी। अब तक वो अभिज्ञान से बातें कर रही थी, लेकिन उस साये ने अब उसे एक भ्रम में उलझा दिया था। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी अभिज्ञान उसके सामने बैठा है और वो लगातार उससे बातें कर रही थी। वो साया हवा में आगे बढ़कर राजवीर के सामने आ जाता है। आधी रात को उन सफेद पहाड़ियों के बीच वो साया बहुत भयानक दिख रहा था। वो गुर्राते हुए राजवीर से कहता है, ये मेरी है और इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। राजवीर उस साये को देखते हुए कहता है, लेकिन पद्मिनी की अंगूठी के बिना इसे ले जाकर क्या करोगे? तुम इसकी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। राजवीर की बात सुनकर वो साया खामोश हो जाता है। धीरे धीरे उसका बड़ा सा रूप सघन होने लगता है और वो राजवीर के साइज में उसके सामने खड़ा रहता है। अगले ही पल राजवीर के सामने अभिज्ञान खड़ा होता है। राजवीर ने आज पहली बार अभिज्ञान को देखा था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अभिज्ञान आंखों में गुस्सा लिए राजवीर को देख रहा था। वो कहता है, क्या चाहते हो तुम? राजवीर जवाब देता है, एक सौदा करना है। अभिज्ञान को राजवीर से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी आंखें छोटी करके राजवीर को देखता है और कहता है, कैसा सौदा? राजवीर कहता है, मेरे भाई के बदले श्रेया। राजवीर की ये बात सुनकर अभिज्ञान की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो एकटक राजवीर को देखने लगता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मुझे इस सौदे की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया अब मेरे साथ है और कुछ ही देर में मैं तुम्हें मारकर इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, और तुम्हें लगता है कि वो तक्षक तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? ये सुनकर अभिज्ञान के चेहरे की वो मुस्कान गायब हो जाती है। वो एकटक राजवीर को देखने लगता है, जैसे वो जानना चाहता हो कि राजवीर क्या चाहता है। राजवीर आगे कहता है, मुझे पता चला है कि सिर्फ तुम ही हो जो भाई से उस तक्षक की आत्मा को अलग कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम भाई को उससे आजाद करोगे और बदले में मैं तुम्हें श्रेया को पद्मिनी की अंगूठी के साथ लाकर दूंगा। अभिज्ञान कहता है, उन्होंने मुझे आजाद किया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। राजवीर जवाब देता है, उसने तुम्हें आजाद नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा से बांधकर कैद किया है। मैं तुम्हें बस तुम्हारी आजादी का रास्ता बता रहा हूँ। अभिज्ञान कुछ देर तक खामोश रहता है, फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे कर लूं? तुम तो अपने भाई को ही धोखा दे रहे हो। ये सुनकर राजवीर चौंक जाता है और सवालिया नजरों से अभिज्ञान को देखने लगता है। अभिज्ञान आगे कहता है, मुझे वो रात याद है जब दृष्टा की मौत हुई थी। उस रात तुम यामिनी का सामना कर रहे थे।
अगर तुम चाहते तो उसे कड़ी टक्कर दे सकते थे, लेकिन तुम जानबूझकर उससे हारते रहे। तुम अपने भाई को ये दिखाना चाहते थे कि तुम कमजोर हो। राजवीर कहता है, ये हमारे आपस की बात है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें हमारा सौदा मंजूर है तो कहो, वरना। ये कहते हुए राजवीर रुक जाता है। अभिज्ञान कहता है, वरना क्या? अभिज्ञान के ऐसा कहते ही राजवीर का चेहरा सख्त हो जाता है और उसके आसपास काला धुआं फैलने लगता है। राजवीर अभिज्ञान की आंखों में देखते हुए कहता है, फिर मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से श्रेया को नहीं ले जाने दूंगा। शायद मैं तुम्हारे सामने टिक ना पाऊं, लेकिन ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल जरूर कर दूंगा। ये देखकर अभिज्ञान कहता है, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तुम मुझे धोखा दे सकते हो। ये सुनकर राजवीर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और कहता है, तुम 1000 साल पुरानी आत्मा हो। 1000 सालों में तुमने जो सबसे खतरनाक संकल्प सीखा होगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। राजवीर का जवाब सुनकर अभिज्ञान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अपने कमरे में बैठा राजवीर यही सोच रहा था, तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अंतरा कमरे के अंदर आ जाती है। दरवाजा खुलने और किसी के आने की आहट सुनकर राजवीर अपनी आंखें खोल लेता है और अंतरा की तरफ देखता है। अंतरा गुस्से में राजवीर की तरफ बढ़ती है। उसे देखकर राजवीर उठ जाता है। अंतरा उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? राजवीर कहता है, इस कहानी को खत्म करने का समय आ गया है। अंतरा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, जो तुमने किया है, अगर इसके बारे में विराज को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। राजवीर और अंतरा एक कमरे में बैठे थे। वो दोनों खामोशी से नीचे देख रहे थे। अब अंतरा के चेहरे पर गुस्से का वो भाव नहीं था जो कुछ देर पहले था। कुछ देर तक उस कमरे में खामोशी बनी रहती है। फिर अंतरा कहती है, ये बहुत खतरनाक है। अगर विराज को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। और रेयांश का रिएक्शन भी कुछ अलग नहीं होगा। रेयांश कभी श्रेया के बदले अपनी जिंदगी नहीं चाहेगा। राजवीर कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रेयांश भाई तुम्हारे भी भाई हैं और तुम जानती हो कि उनका बचना जरूरी है। ये सुनकर अंतरा कहती है, विराज मुझे कभी माफ नहीं करेगा। राजवीर कहता है, तुम्हें फैसला लेना होगा। तुम दोनों तरफ नहीं रह सकती। तुम्हें एक पक्ष चुनना ही होगा। कुछ देर तक अंतरा खामोश रहती है और फिर कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजवीर अंतरा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पद्मिनी की अंगूठी ढूंढो, उसकी जरूरत पड़ेगी। अंतरा हाँ में अपना सिर हिला देती है और वहां से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ श्रेया अपने बेड पर बैठी हुई थी। वो काफी नर्वस थी और नर्वसनेस में अपने नाखून चबा रही थी। वो अपने नाखून चबाते हुए कहती है, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं मरी नहीं और फिर से यहीं आ गई। अब मैं बाकी के 26 दिन यहाँ क्या करूंगी? श्रेया खुद से बातें कर रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। उस आवाज को सुनकर श्रेया दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां विराज था। विराज को देखकर श्रेया और घबरा जाती है। विराज का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो श्रेया की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। श्रेया अपने बेड पर पीठ टिकाकर बैठी थी। विराज भी उसके पास आकर उसी तरह से बैठ जाता है। वो श्रेया के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। विराज श्रेया के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहता है, तुम मुझसे नाराज हो? विराज का सवाल सुनकर श्रेया का चेहरा लाल हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी। ये देखकर विराज का दिल भर आता है और वो फिर से कहता है, श्रेया मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, मुझसे लड़ सकती हो, मुझे डांट भी सकती हो,
लेकिन इतनी सी बात पर तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या वो अघोरी सच में राजवीर का साथ दे रहा है या फिर उसकी कोई और ही चाल है? क्या अंतरा पद्मिनी की अंगूठी ढूंढ पाएगी? क्या इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है ये कहानी आगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज की बातें सुनकर श्रेया खुद को रोने से रोक नहीं पाती। वो रोते हुए कहती है, क्या होता, मैं मर जाती ना। आप लोगों को मेरे होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया का जवाब सुनकर विराज को भी तकलीफ होती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपना गला साफ करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता? श्रेया कहती है, सब कहते हैं पापा बहुत पावरफुल हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है। फिर उन्हें जरूर पता रहा होगा कि मैं एक ऑर्फनेज में रहती हूँ, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आए, मुझे वहीं छोड़ दिया। इसीलिए ना, क्योंकि मैं आपकी तरह उनका बच्चा नहीं हूँ। मेरी मम्मी वो वर्तिका थी। विराज फौरन श्रेया को हग कर लेता है और उससे कहता है, ऐसा दोबारा मत कहना, तुम मेरी तरह ही मॉम डैड की बच्ची हो। श्रेया विराज को खुद से अलग कर देती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं हूँ, सिर्फ आप उनके बच्चे हो। मुझे तो वो कब का छोड़ चुके हैं। ना वो मुझे देखना चाहते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं। रोते हुए श्रेया का चेहरा अब और लाल हो गया था। विराज उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं श्रेया, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया कहती है, ऐसा ही है। मैंने कितनी मेहनत से उनका एड्रेस पता किया था और फिर उन्हें एक लेटर भेजकर अपने बारे में बताया था। मैंने उन्हें ईमेल भी किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। वो लोग मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। श्रेया की बात सुनकर विराज को दुख और हैरानी दोनों होती है। वो नहीं जानता था कि श्रेया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इतनी कोशिश कर रही है। वो श्रेया से कहता है, ये तुमने कब किया? श्रेया गुस्से से विराज को देखती है और फिर बेड से उठकर खिड़की के पास चली जाती है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे समझाए। श्रेया का उन लोगों से नाराज होना बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन विराज अपने डैड को भी समझ नहीं पा रहा था। वो ये तो जानता था कि युवराज बिना वजह कुछ भी नहीं करता। उसने ही विराज को श्रेया के पास भेजा था और वो बचपन से श्रेया को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, लेकिन उसका खुद को और सुहानी को श्रेया से दूर रखना विराज की समझ से बाहर था। विराज बेड से उठकर श्रेया के पास जाता है। श्रेया अब गुस्से से खिड़की के बाहर देख रही थी। विराज श्रेया का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, श्रेया देखो, मैं नहीं जानता कि डैड ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसा करने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। तुम्हें पता है, मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें दुनिया में लाने का फैसला किया था। उस समय जरूर ऐसा कुछ हुआ था जो हम अभी नहीं जानते हैं। तुम प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। श्रेया शक भरी नजरों से विराज को देखती है और कहती है, वो सच में मुझसे प्यार करते हैं? विराज नम आंखों के साथ कहता है, हाँ बहुत प्यार करते हैं। और पता है तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? श्रेया कुछ सोचते हुए कहती है, कौन? विराज एक स्माइल के साथ कहता है, मैं और कौन? ये सुनकर श्रेया का मुंह बन जाता है और वो घूर कर विराज को देखती है। विराज कहता है, अरे देखो, हम दोनों की नाक भी बिल्कुल एक जैसी है। ये सुनकर श्रेया खुश हो जाती है और विराज की नाक को देखने लगती है।
उनकी नाक वाकई में एक जैसी थी। विराज अपने दोनों हाथों से श्रेया के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, चलो अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जो तुम कल करने वाली थी, ऐसा करने के बारे में कभी सोचोगी भी नहीं। ये सुनकर श्रेया फिर से घबरा जाती है और विराज को देखने लगती है। विराज इस बार और भी ज्यादा नरमी से कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है और विराज उसे हक कर लेता है। फाइनली श्रेया ने उसे माफ कर दिया था। श्रेया और विराज वहां इसी तरह से खड़े थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और रेयांश कमरे के अंदर आ जाता है। रेयांश भी श्रेया से मिलने के लिए वहां आया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि विराज और श्रेया एक दूसरे से बात कर रही हैं। जैसे ही वो विराज और श्रेया को एक साथ देखता है तो वो वहां से जाने लगता है। उसे जाते देख विराज उसे रोकते हुए कहता है, रेयांश रुको। विराज की बात सुनकर रेयांश रुक जाता है। वो फिर से श्रेया और विराज की तरफ देखता है। श्रेया अब नाराजगी के साथ रेयांश को देख रही थी। विराज ये नोटिस कर लेता है और श्रेया की तरफ झुककर धीमी आवाज में कहता है, क्या हुआ? श्रेया रेयांश को घूरते हुए कहती है, इन्होंने मुझे बेवकूफ कहा। विराज श्रेया और रेयांश की इक्वेशन के बारे में जानता था। उसे ये भी पता था कि रेयांश इन दिनों काफी परेशान है। वो श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर सख्ती के साथ रेयांश से कहता है, इधर आओ। रेयांश बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विराज रेयांश से कहता है, तुमने मेरी बहन को बेवकूफ कैसे कहा? श्रेया से सॉरी कहो। श्रेया भी घूरकर रेयांश को देख रही थी। रेयांश बिना किसी एक्सप्रेशन के श्रेया को देखता है और कहता है, सॉरी। तभी विराज का फोन बजने लगता है। विराज देखता है कि उसके मोबाइल में रॉबिन का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। विराज श्रेया से कहता है, मैं बस अभी आया। ये कहकर विराज उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब कमरे में रेयांश और श्रेया ही थे। श्रेया अभी भी नाराजगी के साथ रेयांश को देख रही थी। कल ही रेयांश ने श्रेया के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन श्रेया को रेयांश के रिजेक्शन से ज्यादा उसकी बदतमीजी बुरी लगी थी। रेयांश भी ये बात जानता था और उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी वजह से श्रेया ने इतना बड़ा कदम उठाया था। रेयांश झिझकते हुए श्रेया से कहता है, आई एम रियली सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। श्रेया नाराजगी के साथ कहती है, किसी को बेवकूफ कहने का और क्या मतलब होता है? रेयांश के पास श्रेया के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर तक बस खामोश रहता है। श्रेया गुस्से से रेयांश को घूर रही थी और रेयांश श्रेया की उन नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद रेयांश आगे कहता है, देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। उस वक्त मैं बहुत परेशान था। श्रेया रेयांश को ताना मारते हुए कहती है, आप खुद तो सबको परेशान करते रहते हो, फिर आप क्यों परेशान थे? रेयांश कुछ सोचते हुए जवाब देता है, वो तुम्हें पता है ना कि मेरी कंपनी कितने लॉस में चल रही है, तो बस उसी की वजह से मैं स्ट्रेस्ड था। रेयांश श्रेया को मनाने के लिए झूठ बोल रहा था। ये सुनकर श्रेया भी सोच में पड़ जाती है और कहती है, हाँ, आप तो सड़क पर आने वाले हो ना। श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश की आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को संभाल लेता है और बस हाँ में सिर हिला देता है। श्रेया कुछ देर खामोश रहती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। रेयांश एकटक श्रेया को देख रहा था। श्रेया को देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। श्रेया का सुसाइड करने की कोशिश करना एक बड़ी बात थी, जिसके लिए रेयांश खुद को जिम्मेदार मान रहा था। श्रेया आगे बढ़ती है और रेयांश के सामने आ जाती है। वो रेयांश के कंधे को थपथपाकर उसे सांत्वना देते हुए कहती है, आप परेशान मत हो, मेरी विराज सर से दोस्ती हो गई है,
उन्होंने कहा है कि मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब पापा यहाँ आ जाएंगे तो मैं उनसे 10,000 करोड़ लेकर आपको दे दूंगी, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? श्रेया की ये बात सुनकर रेयांश का दिल भर आता है। श्रेया अंदाजा लगाते हुए आगे कहती है, मुझे लगता है कि विराट सर के पास इतना सारा पैसा नहीं होगा, इतने पैसे मुझे पापा ही दे पाएंगे। श्रेया ये कह ही रही थी, तभी रेयांश आगे बढ़ता है और श्रेया को जोर से गले लगा लेता है। श्रेया ने रेयांश से ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी। रेयांश के ऐसा करने से श्रेया शॉक्ड रह जाती है और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। रेयांश का गला भराया था। वो श्रेया पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्रेया अजीब सा मुंह बनाकर रेयांश की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन रेयांश के हक करने की वजह से देख नहीं पाती। वो अपने मन में कहती है, रेयांश सर तो गोल्ड डिगर निकले, कल तक मुझे डांट रहे थे और आज जैसे ही मैंने पैसे देने की बात की, मुझे हक कर लिया। रेयांश श्रेया को गले से लगाकर खड़ा था और श्रेया सीलिंग को देखकर कुछ सोच रही थी। वो अपने मन में कहती है, लोगों का लालच कभी खत्म ही नहीं होता। रेयांश सर की इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी ऐसी हरकत। अच्छा हुआ जो इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगर इन्होंने हाँ बोल दिया होता तो मुझे मिलने वाले सारे पैसे ये ले जाते और मैं फिर से गरीब हो जाती। ये सोचकर श्रेया अपने दोनों हाथों को अपने और रेयांश के बीच में डालने की कोशिश करती है। रेयांश ने श्रेया को बहुत जोर से हक किया था, जिस वजह से श्रेया अपना हाथ बीच में नहीं डाल पा रही थी। कुछ देर की मेहनत के बाद श्रेया का हाथ रेयांश और श्रेया के बीच पहुंच जाता है। श्रेया अपनी पूरी ताकत लगाकर रेयांश को धकेलने लगती है, लेकिन वो उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाती। रेयांश को जब एहसास होता है कि श्रेया उससे अलग होने की कोशिश कर रही है, तो वो धीरे से श्रेया को छोड़ देता है और खुद ही पीछे हो जाता है। श्रेया को गले लगाए हुए रेयांश की आंखें भर आई थीं और अभी भी उसकी आंखों में नमी देखी जा सकती थी। श्रेया रेयांश की नम आंखों को देखती है और अपने मन में कहती है, लगता है इनकी कंपनी का घाटा ज्यादा हो गया है। रेयांश श्रेया के दोनों कंधों को पकड़ता है और कहता है, श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनो। श्रेया शक भरी नजरों से रेयांश को देखती है। रेयांश कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी वो हरकत नहीं करोगी जो तुमने कल की थी। श्रेया कहती है, कल तो मैंने बहुत सारा काम किया था, तो आप किसकी बात कर रहे हो? ये सुनकर रेयांश को याद आता है कि वो किससे बात कर रहा है। वो अपनी बात समझाते हुए कहता है, कल तुमने ऐसा क्या किया था जो बिल्कुल गलत था। रेयांश श्रेया के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा था। रेयांश का सवाल सुनकर श्रेया घबरा जाती है और डरते हुए उसे देखने लगती है। ये देखकर रेयांश को श्रेया के लिए बुरा लगने लगता है। इस बार वो थोड़े प्यार से कहता है, देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने कल कोई गलत कदम उठाया था ना? श्रेया घबराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। रेयांश श्रेया को समझाते हुए कहता है, तो बताओ तुमने क्या गलत किया है जो तुम्हें दोबारा नहीं करना है? श्रेया डरते हुए कहती है, वो मैंने आपके बाथरूम की पानी सप्लाई बंद कर दी थी, आपके शैम्पू की बोतल में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया था, आपकी फेवरेट वाइट शर्ट को कैंची से काट दिया था, और हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन वाली मेमोरी कार्ड को भोजपुरी फिल्म से रिप्लेस कर दिया था। कल मैंने बस इतना ही किया था। ये कहकर श्रेया मासूमियत से रेयांश को देखने लगती है। उसे लग रहा था जैसे रेयांश को इन सब के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो घबरा गई थी और इसीलिए उसने सब कुछ कबूल कर लिया। श्रेया की बातें सुनकर रेयांश शॉक्ड और गुस्से में आ जाता है। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले ही नहाते वक्त उसने अपना शैम्पू यूज किया था और उसी वक्त
उसके शॉवर में पानी आना बंद हो गया। श्रेया रेयांश पर गुस्सा थी, इसीलिए उसने रेयांश से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। श्रेया की इस हरकत पर रेयांश उसको क्या कहेगा? रॉबिन ने क्या कहने के लिए विराज को कॉल किया था जिससे विराज टेंस्ड हो गया था? और क्या नया मोड़ लेने वाली है ये कहानी आगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेयांश उस वक्त को याद करते हुए कहता है, मैंने टॉयलेट क्लीनर से अपने बाल धोए। रेयांश को ये कहते हुए घिन आ रही थी। श्रेया कहती है, तो क्या हुआ? वैसे भी मैंने सुना है कि वो 99% जम्स मार देता है, तो अब आपके बाल जर्म फ्री हो गए ना? रेयांश श्रेया से माफी मांगने और उसे चीयर अप करने आया था, लेकिन अब उसे खुद गुस्सा आ रहा था। रेयांश को अभी भी एहसास था कि उसने श्रेया को हर्ट किया है, इसीलिए वो श्रेया को डांटता नहीं। तभी रेयांश को कुछ याद आता है और वो कहता है, 1 सेकेंड, तुमने कहा कि तुमने मेरी मेमोरी कार्ड को रिप्लेस किया है। श्रेया अपना सिर हिला देती है। रेयांश फौरन अपना मोबाइल निकालता है। इससे पहले वो किसी और को कॉल कर पाता, उसका मोबाइल बजने लगता है। उसकी स्क्रीन पर मनीष का नाम फ्लैश हो रहा था। रेयांश फौरन कॉल उठाकर कहता है, हेलो। मोबाइल से मनीष की आवाज सुनाई देती है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनते ही रेयांश परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मनीष अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे आज की प्रेजेंटेशन चिप में, प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि उसमें। इससे पहले कि मनीष अपनी बात पूरी कर पाता, रेयांश कहता है, उसमें भोजपुरी गाने हैं। रेयांश का जवाब सुनकर मनीष हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश गुस्सा होने की बजाय इतना शांत क्यों है। रेयांश मनीष की बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है और श्रेया की तरफ देखता है। वो उसे ही देख रही थी। शायद वो रेयांश के कॉल कट करने का वेट कर रही थी। रेयांश श्रेया के सामने जाता है और कहता है, बस इतना ही था या कुछ और भी किया है? श्रेया ऊपर देखते हुए कुछ याद करने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद कहती है, नहीं, कल बस इतना ही किया था। रेयांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो श्रेया से कुछ नहीं कहता, बस वहां से चला जाता है। श्रेया रेयांश को जाते देख अपने मन में कहती है, इनको हर वक्त गुस्सा क्यों आता है? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? शाम का वक्त था। श्रेया अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग एरिया में आ गई थी। वो अकेले बोर हो गई थी, इसीलिए इधर उधर घूम रही थी। तभी वहां अंतरा आ जाती है। अंतरा को देखकर श्रेया बस मुस्कुरा देती है। अंतरा श्रेया के पास आती है और कहती है, अब कैसी हो तुम? श्रेया जवाब देती है, मैं बहुत अच्छी हूँ। अंतरा कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम करोगी? श्रेया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। अंतरा कुछ पल के लिए खामोश रहती है और फिर कहती है, क्या तुम मुझे अपनी वो अंगूठी दे सकती हो? श्रेया कहती है, कौन सी अंगूठी? अंतरा श्रेया के कान के करीब जाती है और धीमी आवाज में कहती है, वही अंगूठी जो तुम्हें तहखाने में मिली थी, पद्मिनी की अंगूठी। श्रेया अब हैरानी से अंतरा को देखने लगती है और कहती है, तुम्हें वो अंगूठी क्यों चाहिए? अंतरा कहती है, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी? श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। अंतरा आगे कहती है, मैं इसी अंगूठी के बारे में पता करने गई थी और मुझे इस अंगूठी के बारे में बहुत सी बातें पता चली हैं। श्रेया क्यूरियस होकर कहती है, क्या पता चला तुम्हें? अंतरा कहती है, इस अंगूठी में बहुत सारी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल हम उस साये के खिलाफ कर सकते हैं। तुम तो जानती हो ना कि वो हमारी जान के पीछे पड़ा है। श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। अंतरा आगे कहती है, तो बस मैं एक पूजा करके ये पता लगाना चाहती हूँ कि क्या ये अंगूठी इस लड़ाई में
हमारे काम आएगी। श्रेया कहती है, लेकिन मुझसे कहा गया है कि वो अंगूठी मैं हमेशा अपने पास रखूं, मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकती। अंतरा कहती है, मुझे वो अंगूठी हमेशा के लिए नहीं, बस आज रात के लिए चाहिए। अपना काम पूरा करने के बाद मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगी। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अंतरा ने कई बार श्रेया की मदद की थी और उसकी जान भी बचाई थी, लेकिन श्रेया को उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी धोखा दिया था, इसीलिए उसे किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं लग रहा था। तभी अंतरा आगे कहती है, श्रेया, ये हम सबकी जान बचाने की कोशिश है। क्या इतने बड़े मकसद के लिए तुम सिर्फ एक अंगूठी नहीं दे सकती? श्रेया के लिए अब अंतरा को मना कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो अंतरा से कहती है, मेरे पीछे आओ। ये कहकर श्रेया अपने बेडरूम की तरफ बढ़ जाती है। अंतरा भी श्रेया के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। अंदर आकर श्रेया अपना कबर्ड खोलती है। पद्मिनी की वो अंगूठी श्रेया के कबर्ड में बिल्कुल सामने रखी थी। श्रेया एक गहरी सांस लेती है और उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। तभी उसे अंतरा की आवाज सुनाई देती है, जो कबर्ड के पीछे से आ रही थी। श्रेया, क्या वो मिली? श्रेया कहती है, हाँ मिल गई। ये कहकर श्रेया कबर्ड का दरवाजा बंद कर देती है। श्रेया अंतरा की तरफ उस अंगूठी को बढ़ाते हुए कहती है, ये पकड़ो। अंतरा श्रेया के हाथ से अंगूठी लेकर कहती है, थैंक यू, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। श्रेया अंतरा को देखकर बस मुस्कुरा देती है। अंतरा आगे कहती है, एक और बात। श्रेया क्यूरियस होकर कहती है, कौन सी बात? अंतरा कहती है, तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुमने मुझे अंगूठी दी है, विराज या रियांश को भी नहीं। श्रेया कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन क्यों? अंतरा जवाब देती है, देखो श्रेया, तुम जानती हो कि अंगूठी सबके लिए कितनी कीमती है। अगर बाहर किसी को पता चल गया तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। श्रेया हैरानी से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? अंतरा जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, और ऐसा हो भी रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? श्रेया फौरन कहती है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपना काम पूरा करके इसे वापस कर दोगी ना? अंतरा कहती है, जैसा तुम कहो। श्रेया कहती है, ठीक है। अंतरा श्रेया से वो अंगूठी लेती है और वहां से चली जाती है। रात हो चुकी थी। दीवान विला के कमरों में भी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी सो गए हों। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से अंतरा कमरे के अंदर आ जाती है। वो राजवीर का कमरा था और राजवीर किसी चीज की तैयारी कर रहा था। किसी के कदमों की आहट सुनकर राजवीर की नजर अंतरा पर जाती है। अंतरा आकर राजवीर के सामने बैठ जाती है। राजवीर कहता है, कुछ काम बना? अंतरा अपना हाथ राजवीर की तरफ बढ़ा देती है। उस अंगूठी को देखकर राजवीर की आंखों में चमक आ जाती है और वो उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर गौर से देखने लगता है। इसके बाद वो अपने जेब में हाथ डालता है और वहां से भी एक अंगूठी बाहर निकलती है। अंतरा देखती है कि दूसरी अंगूठी भी पद्मिनी के उस अंगूठी की तरह ही थी। अंतरा राजवीर से कहती है, तुम्हें यकीन है कि तुम ये करना चाहते हो? अंतरा का सवाल सुनकर राजवीर का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंतरा कहती है, ठीक है, अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। राजवीर ये बात पहले से ही जानता था कि अंतरा का फैसला क्या होगा और उसे एक साथी की जरूरत भी थी। वो एक खतरनाक शक्ति से टकराने वाला था और अकेले ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती। अब राजवीर उन दोनों अंगूठी को अपने सामने रखता है और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अंतरा खामोशी से वहां बैठी थी। वो जानती थी कि राजवीर क्या करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद राजवीर की आंखें खुलती हैं और वो फिर से उन दोनों अंगूठियों को देखता है।
उन अंगूठियों को देखकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये देखकर अंतरा भी चैन की सांस लेती है। राजवीर अंतरा की तरफ देखकर कहता है, ये अंगूठी अब पूरी तरह से तैयार है, बस इसी की कमी थी, लेकिन अब ये हमारे हाथ लग गई है, तो अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। राजवीर और अंतरा उस कमरे में बैठे थे। उन दोनों के सामने 2 अंगूठी रखी हुई थीं। उनमें से एक अंगूठी पद्मिनी की थी, जिसे अंतरा ने श्रेया से लिया था, और दूसरी अंगूठी वो थी जो बिल्कुल पद्मिनी की अंगूठी की तरह दिखती थी। राजवीर उनमें से एक अंगूठी अंतरा की तरफ बढ़ाकर कहता है, इसे श्रेया को दे देना। अंतरा उस अंगूठी को राजवीर से लेती है और कहती है, तुम्हें यकीन है उसे पता नहीं चलेगा? राजवीर जवाब देता है, हमारे पास ये सोचने का वक्त नहीं है। राजवीर का जवाब सुनकर अंतरा खामोश रहती है और किसी सोच में पड़ जाती है। ये देखकर राजवीर कहता है, क्या हुआ? अंतरा कहती है, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? राजवीर कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ अगर मैं श्रेया को उस साय को देने जाऊंगा तो विराज और भाई मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। तुम जानती हो उन दोनों को रोक पाना हमारे बस की बात नहीं है। सिर्फ इसी की मदद से हम कुछ कर सकते हैं। अंतरा कहती है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो आज रात हमारा सामना उस तक्षक से भी होगा। उस वक्त हमने विराज और रेयांश को हेल्पलेस कर दिया तो क्या होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राजवीर कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ये सब एक जुए की तरह है। जब तक हम कुछ दांव पर नहीं लगाएंगे हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। अंतरा विराज की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थी, फिर भी वो आगे कोई बहस नहीं करती। अगली सुबह रेयांश वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपने कबर्ड से कपड़े निकालने लगता है। तभी उसके हाथ में एक सफेद शर्ट आता है जो फटा हुआ था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस शर्ट को कैंची से काटा गया है। उस शर्ट को देखकर रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे श्रेया का चेहरा याद आ जाता है जब उसने अपने सारे कारनामों को रेयांश के सामने कबूल कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर रेयांश तैयार होने लगता है। रेडी होने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि विराज उसी के पास आ रहा था। रेयांश चलकर विराज के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ काम था? विराज का चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। वो कहता है, हाँ, तुमसे एक जरूरी काम था। विराज को देखकर रेयांश समझ जाता है कि बात काफी सीरियस है। वो कहता है, क्या बात है, सब ठीक है? विराज बस एक शब्द में कहता है, नहीं। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। विराज की बातें सुनकर रेयांश के चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। रेयांश और विराज आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी श्रेया के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो कमरे से बाहर आ जाती है। श्रेया को वहां देखकर रेयांश और विराज अपनी बातें बंद कर देते हैं। विराज श्रेया के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया विराज का हाथ अपने सर से हटा देती है और नाराजगी के साथ कहती है, मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। विराज कहता है, क्यों? श्रेया उसी नाराजगी के साथ जवाब देती है, आप लोगों ने मुझे इस घर में बंद करके रख दिया है। मैं पूरे दिन यहाँ बोर हो जाती हूँ। अब तो यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे भी अपनी जॉब पर जाना है। श्रेया की बातें सुनकर विराज चुप हो जाता है और रेयांश की तरफ देखता है जो थोड़ी दूर पर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। रेयांश श्रेया को देखकर कहता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बस 1 साल का था और तुम्हारा 1 साल खत्म हो चुका है। रेयांश का जवाब सुनकर श्रेया हैरान रह जाती है और भागते हुए रेयांश के पास जाती है। श्रेया परेशान होकर रेयांश से कहती है, तो क्या अब मेरे पास जॉब नहीं है? कौन सी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आया था विराज रेयांश के पास? और अंतरा और राजवीर मिलकर पद्मिनी की उस अंगूठी का
क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या ये लोग अपने अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। रियांश श्रेया की आंखों में देखकर कहता है, लव स्टोरी सिर्फ बिल्कुल सही पॉकेट एफएम पर। तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं हो। ये कहकर रियांश वहाँ से चला जाता है। रियांश नहीं चाहता था कि श्रेया अब किसी भी तरीके से उसके आसपास रहे और साथ ही वो श्रेया को घर से बाहर निकलने का बहाना भी नहीं देना चाहता था। विराज चलकर श्रेया के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इट्स ओके। श्रेया गुस्से में विराज को देखती है और कहती है, ऐसे बिना नोटिस के कोई किसी को जॉब से कैसे निकाल सकता है? और मेरी तो 2 महीने की सैलरी भी बची है। विराज श्रेया को समझाते हुए कहता है, श्रेया मेरी बात सुनो, तुम्हें उस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लिए एक नई कंपनी स्टार्ट कर दूंगा। श्रेया अपनी जिद पर अड़ते हुए कहती है, नहीं, मुझे वही कंपनी चाहिए। आप अभी मुझे 10,000 करोड़ दो। श्रेया की बात सुनकर विराज अपना सर पकड़ लेता है। शाम का वक्त था। अंतरा अपने हाथ में वो अंगूठी लिए दीवान विला में श्रेया को ढूंढ रही थी, लेकिन श्रेया उसे कहीं नहीं मिल रही थी। ये देखकर अंतरा छत पर चली जाती है। छत पर आने के बाद अंतरा देखती है कि श्रेया वहीं थी और रेलिंग पर हाथ रखकर जंगल की तरफ देख रही थी। अंतरा उसके पीछे आकर कहती है, श्रेया। अंतरा की आवाज सुनकर श्रेया पीछे मुड़ती है। अंतरा को वहां देखकर वो थोड़ा चौंक जाती है। अंतरा श्रेया की तरफ वो अंगूठी बढ़ाते हुए कहती है, ये लो अपनी अंगूठी। श्रेया उस अंगूठी की तरफ देखती है और फिर उसे अपने हाथ में ले लेती है। श्रेया कहती है, क्या तुम्हारा काम बना? अंतरा जवाब देती है, नहीं, वैसे तो ये अंगूठी बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं समझ पा रही हूँ। श्रेया बड़े गौर से उस अंगूठी को देख रही थी। ये देखकर अंतरा थोड़ा नर्वस हो रही थी। श्रेया कहती है, हाँ, इसे इस्तेमाल करना काफी मुश्किल है। ये कहते हुए श्रेया का चेहरा हमेशा से अलग काफी सीरियस लग रहा था। अंतरा को आज श्रेया थोड़ी अलग लग रही थी। अंतरा उस पर शक करते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने कभी इसका इस्तेमाल किया है? श्रेया जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अंतरा कुछ देर खामोश रहती है और कहती है, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? अंतरा के ऐसे सवाल करने पर श्रेया आंखें फाड़कर उसे देखने लगती है। अंतरा बिना किसी वजह कभी श्रेया से बात नहीं करती थी। श्रेया कहती है, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे बाहर ले जाना चाहती हो? अंतरा कहती है, आज सुबह मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। तुम बाहर घूमना चाहती हो, लेकिन विराज और रेयांश तुम्हें घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा सकती हूँ। श्रेया अंतरा पर शक करते हुए कहती है, और तुम ऐसा क्यों करोगी? अंतरा जवाब देती है, क्योंकि ये अंगूठी देखकर तुमने मेरी मदद की है। मैं बस उसका बदला चुकाना चाहती हूँ। श्रेया कोई जवाब नहीं देती। वो सोच में पड़ जाती है। श्रेया बाहर घूमना तो चाहती थी, लेकिन वो विराज और रेयांश को नाराज नहीं करना चाहती थी। श्रेया कहती है, विराज सर ने कहा है कि मुझे घर में ही रहना चाहिए, बाहर मुझे खतरा है। अंतरा कहती है, मैं जानती हूँ कि कहाँ तुम्हें खतरा है और कहाँ नहीं। मैं तुम्हें ऐसी किसी जगह लेकर नहीं जाऊंगी जहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो। तो मुझे जल्दी से बताओ कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो? श्रेया फिर से हाँ में अपना सिर हिला देती है। अंतरा आगे कहती है, ठीक है, 12 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें ले चलूंगी। अंतरा के ऐसा कहने पर श्रेया उसे आंखें फाड़कर देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंतरा उसके लिए ऐसा करने वाली है। श्रेया कहती है, लेकिन विराज सर को पता चल गया तो वो हम दोनों पर गुस्सा करेंगे। अंतरा जवाब देती है, वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम बस तैयार रहना। श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है। वो ये सोचकर एक्साइटेड हो रही थी कि इतने दिनों बाद वो बाहर घूमने जा सकती है। श्रेया को अंतरा पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि अंतरा के होते हुए उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। अपनी बात पूरी करके अंतरा वहां से चली जाती है।
अंतरा के जाने के बाद भी श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसके कुछ देर बाद श्रेया अपने हाथ की उस अंगूठी को देखती है और उसके चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है। श्रेया एकटक उस अंगूठी को देखने लगती है और उसे देखते हुए उसकी आंखों की पुतलियां हरी हो जाती हैं। रात के 12 बजे थे। श्रेया अपने कमरे में बेचैनी से घूम रही थी। उसके चेहरे पर बेसब्री साफ साफ दिखाई दे रही थी। श्रेया अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए कहती है, 12:05 हो गए हैं। ये अंतरा अब तक नहीं आई। कहीं वो भूल तो नहीं गई कि उसे मुझे घुमाने ले जाना था। तभी कोई उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाता है। उस आवाज को सुनकर श्रेया समझ जाती है कि अंतरा उसे लेने आई है। श्रेया खुशी से उछलते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे की चमक गायब हो जाती है। वहां रेयांश खड़ा था। रेयांश श्रेया को देखता है, जो इस समय बाहर जाने के लिए तैयार थी। उसने पिंक कलर का एक लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो बड़ी प्यारी लग रही थी। श्रेया के लंबे बाल खुले हुए थे और बिना मेकअप के ही उसका गोरा सा चेहरा पिंक हो गया था। श्रेया को इस तरह देखकर रेयांश उसे देखता रह जाता है और उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। जब काफी देर तक रेयांश श्रेया को देखता रहता है तो श्रेया कहती है, लगता है रेयांश सर नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गए हैं। रेयांश अभी भी कुछ नहीं कहता। अब श्रेया को यकीन हो जाता है कि रेयांश अभी भी नींद में है। वो खुश हो जाती है और कहती है, रेयांश सर सच में नींद में है। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये कहकर श्रेया पीछे मुड़ती है और अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ भागने लगती है। तभी उसे रेयांश की आवाज सुनाई देती है, सोचना भी मत। अब श्रेया के कदम रुक जाते हैं और वो अपनी जगह पर जम जाती है। रेयांश चलकर श्रेया के सामने आता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है। तुम बस मौका ढूंढती रहती हो। श्रेया कोई जवाब नहीं देती। वो बस घबराते हुए रेयांश को देखने लगती है। रेयांश कहता है, और इतनी रात को तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? रेयांश का सवाल सुनकर श्रेया घबरा जाती है। वो जानती थी कि अगर रेयांश को सच पता चल गया तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। श्रेया फौरन उबासी लेते हुए कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बस सोने जा रही थी। रेयांश कहता है, ऐसे इतना रेडी होकर? श्रेया आगे बढ़कर अपने बेड पर चढ़ जाती है और कहती है, हाँ, वो कल रात मेरे सपने में एक हीरो आया था और मैं नाइट ड्रेस में थी, इसलिए आज मैं रेडी होकर सो रही हूँ। अगर वो फिर से आ गया तो? ये कहकर श्रेया अपने बेड पर लेट जाती है और सिर से पैर तक ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। रेयांश आगे बढ़कर श्रेया को कुछ कहने वाला होता है। तभी श्रेया कहती है, अरे मुझे इतनी जल्दी नींद आ भी गई। रेयांश जानता था कि श्रेया अब उसकी एक नहीं सुनने वाली है, इसीलिए वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। रेयांश के वहां से जाने के बाद श्रेया अपनी आंखें खोलती है और कहती है, बच गई। कुछ ही देर बाद श्रेया के कमरे का दरवाजा खुलता है और अंतरा कमरे के अंदर आ जाती है। अंतरा को देखकर श्रेया उठकर बैठ जाती है। अंतरा उससे कहती है, तो फिर चले? श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। रात के 1 बज रहे थे। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। अमावस्या की रात थी, इसीलिए चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पूरा शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ था। विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से रात होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। उस सुनसान शहर के सन्नाटे को एक बाइक की आवाज तोड़ रही थी। वो बाइक अंतरा की थी। अंतरा की बाइक तेजी से शिमला की सड़क पर चल रही थी। बाइक पर अंतरा के पीछे श्रेया बैठी हुई थी। बाइक की सवारी करते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था और वो खुश होकर अपने आसपास देख रही थी। वहीं
अंतरा इस वक्त काफी सीरियस लग रही थी। श्रेया अंतरा से कहती है, वैसे हम दोनों जा कहाँ रहे हैं? अंतरा जवाब देती है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। श्रेया अंतरा से कुछ नहीं कहती। उसे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था कि अंतरा उसे कहाँ लेकर जा रही है। श्रेया को रास्ते में ही बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद श्रेया के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और वो घबराते हुए कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? श्रेया घबराने लगी थी क्योंकि अब अंतरा की बाइक विशिंग वेल की तरफ बढ़ रही थी। अंतरा श्रेया के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा लेती है। श्रेया अंतरा पर नाराज होते हुए कहती है, अंतरा बाइक रोको, मुझे वहाँ नहीं जाना है। अंतरा पर श्रेया की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तेजी से विशिंग वेल की तरफ बढ़ रही थी। श्रेया फिर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? रोको गाड़ी को। इसी तरह से श्रेया बार बार बाइक रोकने के लिए कहती है, लेकिन अंतरा उसकी एक नहीं सुन रही थी। वो गाड़ी को और तेज कर देती है ताकि श्रेया बाइक से कूदने की कोशिश ना करे। कुछ ही देर में अंतरा की बाइक विशिंग वेल के पास आकर रुक जाती है। बाइक रोकने के बाद अंतरा श्रेया से कहती है, नीचे उतरो। श्रेया अपने आसपास का माहौल देखकर बुरी तरह से डर गई थी। वो देखती है कि जंगल के बीच विशिंग वेल बहुत डरावना दिख रहा था और उस कुएं के पास 3 सफेद हो चुकी लाशें पड़ी हुई थीं। श्रेया डर से अंतरा की कमर को जोर से पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। तुम मुझे वापस घर लेकर चलो। मुझे नहीं घूमना है तुम्हारे साथ। इससे पहले अंतरा कुछ कह पाती, श्रेया को एक और जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, श्रेया डरो मत, मैं हूं ना। वो आवाज सुनकर श्रेया चौंक जाती है और उस तरफ देखती है जहां से वो आवाज आ रही थी। श्रेया की नजर विशिंग वेल के दूसरे किनारे पर खड़े राजवीर पर जाती है। राजवीर को देखकर श्रेया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और बाइक से उतरकर भागते हुए सीधा राजवीर के पास जाती है। श्रेया राजवीर से कहती है, राजवीर देखो ना, इसने मुझे कहा था कि ये मुझे घुमाने ले जाएगी और ये मुझे यहाँ ले आई। मुझे अभी घर वापस जाना है, चलो तुम मुझे वापस ले। इतना कहते कहते श्रेया खामोश हो जाती है और हैरानी से राजवीर को देखने लगती है। श्रेया राजवीर से कहती है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए, फिर तुम बाहर क्यों निकली, वो भी इतनी रात को? राजवीर का एटीट्यूड देखकर श्रेया की घबराहट बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ऐसा ही कुछ सृष्टि और यश ने भी श्रेया के साथ किया था। अंतरा और राजवीर खामोशी से श्रेया को देख रहे थे और श्रेया घबराते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी एक लाश पर पड़ता है और श्रेया अपना बैलेंस खोकर गिरने लगती है। गिरते हुए श्रेया की चीख निकल जाती है और वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि श्रेया नीचे गिर पाती, एक हाथ उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। कुछ देर बाद श्रेया को एहसास होता है कि वो जमीन पर गिरी नहीं है, बल्कि अपने हाथ के सहारे हवा में लटकी है। श्रेया घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाती है। जिसने श्रेया का हाथ पकड़ा था वो अभिज्ञान था। क्या होने वाला है श्रेया के साथ? किस मकसद से लेकर आए हैं राजवीर और अंतरा श्रेया को अभिज्ञान के पास? क्या विराज और रेयांश मिलकर बचा पाएंगे श्रेया को? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिज्ञान मुस्कुराते हुए श्रेया को देख रहा था। वो श्रेया का हाथ खींचकर उसे खड़ा कर देता है और कहता है, आज फिर तुम मुझे मिल ही गई। श्रेया बेवकूफ थी, लेकिन अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अभी जो लोग भी उसके आसपास हैं, वो सभी उसके लिए सही नहीं हैं। श्रेया अभिज्ञान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है,
तुम यहाँ इन दोनों के साथ क्या कर रहे हो? अभिज्ञान श्रेया का हाथ नहीं छोड़ता और उसकी आंखों में देखकर कहता है, इनका पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। अभिज्ञान का जवाब सुनकर श्रेया और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अभिज्ञान कहता है, वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। जैसे ही अभिज्ञान की बात पूरी होती है, उसका चेहरा कोयले की तरह काला होने लगता है और कुछ ही देर में वो अपने पिशाच रूप में आ जाता है। अभिज्ञान को इस रूप में देखकर श्रेया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फिर से चीखने लगती है। अगले ही पल उस पिशाच से श्रेया का हाथ छूट जाता है और वो वहां से भागने लगती है। श्रेया इस वक्त इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो सिंघानिया मैंशन की तरफ जा रही है। वहीं श्रेया के वहां से जाने के बाद वो पिशाच एक ही पल में राजवीर के सामने आकर रुक जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। ये देखकर राजवीर अपने पॉकेट में अपना हाथ डालता है और एक अंगूठी बाहर निकालकर उसे देखने लगता है। ये बिल्कुल पद्मिनी की अंगूठी की तरह ही लग रही थी। राजवीर उस अंगूठी को देखते हुए कहता है, कुछ देर रुक जाओ, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पहले अपना काम पूरा कर लो, फिर ये तो तुम्हारी ही है। जैसे ही राजवीर की बात पूरी होती है, उस पिशाच की गुर्राती हुई आवाज सुनाई देती है, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। राजवीर कहता है, तुम जानते हो मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा। अंतरा खामोशी से वहां खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक लाश पर जाती है। उस लाश को देखकर एक पल के लिए उसका भी दिल दहल गया। वो एक औरत की लाश थी जिसका दिल उसके सीने से बाहर निकला पड़ा हुआ था। उसका चेहरा खून से लाल हो गया था और उसकी एक आंख बाहर आ गई थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे कितनी बेदर्दी से मारा गया होगा। अंतरा फौरन वहां से अपनी नजरें हटा लेती है। दूसरी तरफ राजवीर का जवाब सुनकर वो पिशाच उस साए में बदल जाता है और सिंघानिया मैंशन की तरफ बढ़ जाता है। उस साए के जाने के बाद अंतरा राजवीर के पास आती है और कहती है, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? राजवीर सिंघानिया मैंशन की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अंतरा कहती है, वो दोनों यहाँ आ रहे होंगे। राजवीर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम जानती हो हमें क्या करना है। ये कहकर राजवीर अपने हाथ में रखी उस अंगूठी को देखने लगता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद अंतरा कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो। इससे पहले अंतरा अपनी बात पूरी कर पाती, राजवीर कहता है, अब हमें बस इंतजार करना है। अंतरा सिंघानिया मैंशन की तरफ देखकर कहती है, और श्रेया? इस बार राजवीर अंतरा की बात का जवाब नहीं देता और अंतरा आगे उससे कुछ कहती भी नहीं। दूसरी तरफ श्रेया भागते हुए सिंघानिया मैंशन आ गई थी। वो मैंशन के लिविंग एरिया के बीचों बीच खड़ी जोर जोर से सांसें ले रही थी। मैंशन के अंदर इतना सन्नाटा था कि श्रेया की सांसों की आवाज वहां साफ साफ सुनी जा सकती थी। मैंशन के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन श्रेया भी विराज की तरह अंधेरे में देख सकती थी, पर उसे अब तक इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। श्रेया वहां खड़े हाँप रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उसके पीछे से कुछ गुजरा हो। श्रेया घबरा जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसकी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो अपनी नजरें तिरछी करते हुए पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी श्रेया के सामने अवंतिका आ जाती है और उससे कहती है, जाओ यहां से अभी। अचानक से अपने सामने लाल साड़ी पहनी भयानक औरत को देखकर श्रेया घबरा जाती है। अब वो इतना ज्यादा डर गई थी कि डर से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। श्रेया किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ी थी और उसके सामने अवंतिका थी।
श्रेया के पैर कांप रहे थे। तभी वहां कोई तेज चीज आती है और अवंतिका को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो जाती है। श्रेया को एक बार फिर से अवंतिका की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है, जाओ यहां से। श्रेया वहां से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपने नाक के सीधे में भयानक चेहरे और बिखरे बालों वाली औरत दिखती है, जो अपनी सफेद आंखों से श्रेया को एकटक देख रही थी। वो औरत श्रेया से बस कुछ इंच दूर खड़ी थी। उसे देखकर श्रेया जोर से चीख पड़ती है, लेकिन अपनी जगह से हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल वो औरत वहां से गायब हो जाती है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोते हुए अपने आप से कहती है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है। श्रेया की बात पूरी होते ही उसे अपने कान के बिल्कुल करीब से एक औरत की भयानक आवाज सुनाई देती है, ये तुम्हारा ही घर है, इसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। श्रेया ने वो आवाज इतने करीब से सुनी थी कि वो अपने कान के पास से किसी की सांसों को महसूस कर पा रही थी। श्रेया फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। श्रेया रोते हुए कहती है, कौन है यहाँ और तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इस बार श्रेया को दरवाजे की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, डरो मत, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम मेरी हो। श्रेया फौरन उस दरवाजे की तरफ पलट कर देखती है। वो साया दरवाजे से होते हुए मेंशन के अंदर आ रहा था। उस साये को देखकर डर से श्रेया की रूह कांप जाती है। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए श्रेया के सामने आकर रुक जाता है। उस साये को देखकर इस ठंड में भी श्रेया के माथे पर पसीना आ गया था। डर के मारे उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तभी वो साया कहता है, बस आज रात की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तभी श्रेया को दरवाजे की तरफ से एक और जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, ऐसा कभी नहीं होगा। दरवाजे पर रेयांश और विराज खड़े थे। रेयांश और विराज गुस्से में उस साये को देख रहे थे। उन दोनों को देखकर श्रेया थोड़ी शांत होती है। वो दोनों तेजी से उस साये की तरफ बढ़ रहे थे। तभी राजवीर और अंतरा विराज और रेयांश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ कहे उनकी आंखों में देखने लगते हैं। रेयांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, हटो सामने से। अंतरा बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन राजवीर कहता है, नहीं भाई, आज आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारा सामना करना पड़ेगा। विराज और रेयांश के सामने राजवीर और अंतरा खड़े थे। उनसे कुछ ही दूर श्रेया उस साये के सामने थी। श्रेया भागकर विराज और रेयांश के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके सामने साये के होने की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रेयांश गुस्से में राजवीर से कहता है, तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? राजवीर शर्मिंदगी के साथ कहता है, सॉरी भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपकी जान की कीमत श्रेया है तो मुझे ये कीमत चुकाने में कोई हर्ज नहीं है। तभी विराज चिल्लाते हुए कहता है, वो मेरी बहन है, तुम्हारा कोई सामान नहीं। राजवीर विराज की बात का कोई जवाब नहीं देता। विराज अंतरा की तरफ देखता है, जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो विराज कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जैसे ही विराज की बात पूरी होती है, उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो जाती हैं। ये देखकर रेयांश कहता है, रुको, वो मेरा भाई है। विराज राजवीर को गुस्से से घूरते हुए कहता है, और उसने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की है।
ये कहते ही विराज की बॉडी के चारों तरफ एक तरह की लाल रोशनी आ जाती है। ये देखकर रेयांश कहता है, नो। विराज रेयांश की बात नहीं सुनता और वो लाल रोशनी विराज की बॉडी से होते हुए राजवीर तक चली जाती है। ये देखकर राजवीर, अंतरा और रेयांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि वो रोशनी राजवीर को मार पाती, वो गायब हो जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो जानते थे कि विराज का हमला राजवीर को मारने के लिए काफी था, लेकिन राजवीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। विराज और रेयांश हैरानी से राजवीर को देखने लगते हैं। राजवीर अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उस अंगूठी को बाहर निकाल लेता है। उस अंगूठी को राजवीर के हाथ में देख उन दोनों की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही वो समझ जाते हैं कि उस पर विराज के हमले का असर क्यों नहीं हुआ। राजवीर उन दोनों से कहता है, सॉरी, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही राजवीर की बात पूरी होती है, उस अंगूठी से एक तरह का लाल धुआं बाहर निकलकर रेयांश और विराज की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर रेयांश फौरन अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक मंत्र पढ़ने लगता है। इससे पहले कि रेयांश अपना मंत्र पूरा कर पाता, वो लाल रोशनी उन दोनों को घेर लेती है और अगले ही पल वो दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। राजवीर उन दोनों को देखते हुए अंतरा से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि काम इतनी जल्दी बन जाएगा। अंतरा अभी भी कुछ नहीं कहती, वो बस खामोशी से विराज को देख रही थी। तभी उन दोनों को उस साय की आवाज सुनाई देती है, मार दो उसे। उस आवाज को सुनकर अंतरा और राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां श्रेया और वो साया आमने सामने थे। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अदृश्य रस्सी से बांध दिया हो। वो चाहकर भी ना तो हिल पा रही थी और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। श्रेया की नजरें विराज और रेयांश पर बनी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंतरा कहती है, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है। अपना काम पूरा करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें और किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। अंतरा की बात सुनकर वो साया गुस्से में गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले राजवीर अंतरा के सामने आ जाता है और उस साये से कहता है, हमारे पास वक्त कम है। अगर ये होश में आ गए तो हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। राजवीर की बात सुनकर वो साया रुक जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, अब ये मेरा है। श्रेया राजवीर के हाथ में वो अंगूठी देखकर हैरान रह जाती है और वो अंतरा की तरफ देखती है। ये देखकर अंतरा श्रेया से नजरें फेर लेती है। राजवीर थोड़ा झिझकते हुए वो अंगूठी उस साये की तरफ बढ़ा देता है। वो साया राजवीर से अंगूठी अपने हाथ में लेता है और फिर उसका आकार कम होने लगता है। वो साया राजवीर के आकार का हो जाता है और उसका शरीर बनने लगता है। कुछ ही पलों में वो साया अभिज्ञान में बदल जाता है और अपनी चमकती आंखों से उस अंगूठी को देखने लगता है। अभिज्ञान उस अंगूठी को देखकर कहता है, अब मुकाबला टक्कर का होगा। मैं उस अंगूठी की ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत ताकतवर है। इधर श्रेया खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और अपना पूरा जोर लगाकर चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। श्रेया की छटपटाहट से अभिज्ञान का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो चलकर श्रेया की तरफ बढ़ जाता है। क्या अभिज्ञान श्रेया को लेकर जा पाएगा या फिर रेयांश और विराज होश में आकर श्रेया की जान बचा लेंगे? क्या होने वाला है इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी।